अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑन पैथोलॉजी, दैट इज़ ऑन वाउंड हीलिंग एंड स्कार। तो वाउंड हीलिंग किसे कहते हैं? नेसेसरी आफ्टर इन्फ्लेमेशन या सेल डेथ। जब भी सेल डेथ हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए उसके बाद वाउंड हीलिंग लाजमी होती है। इसमें रीजनरेशन होता है और स्कार फॉर्मेशन होती है। तो रीजनरेशन ऑकर्स इन टिश्यू केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग डैमेज्ड सेल्स। उन टिश्यूज़ में होता है रीजनरेशन दैट आर केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग द डैमेज सेल्स, और उनमें दे मस्ट हैव सर्वाइविंग सेल्स केपेबल ऑफ डिवीजन। उनमें सेल्स होने चाहिए जिसमें कैपेसिटी हो कि वो डिवाइड हो सके। फिर है स्कार फॉर्मेशन। तो टिश्यू नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन, उसमें स्कार बनता है। और इफ़ सेवेयर डैमेज दैट डिस्ट्रॉयज रीजनरेटिव कैपेसिटी, इतना सिवियर डैमेज हो जाए कि रीजनरेशन नहीं हो सके, तो उसमें भी स्कार बनता है। या इसमें लॉस्ट सेल्स रिप्लेस्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें आपको एक टर्म मिलेगा जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। स्कार टिश्यू लेफ्ट एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। फिर इसके बाद टिश्यू टाइप्स आते हैं। इसमें लेबाइल टिश्यूज़ और स्टेबल टिश्यूज़ आते हैं। लेबाइल टिश्यूज़ कौन से होते हैं? कंटिन्यूसली ये डिवाइड होते हैं टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स। ये आपके साथ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिराइव होते हैं। मोस्टली इसमें एपिथेलियल सेल्स आते हैं और ये इजीली रीजनरेट हो सकते हैं। जो स्टेबल टिश्यूज़ होते हैं इसमें इनएक्टिव सेल्स आपको मिलेंगे जिसे हम क्वीसेंट भी कहते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्वीसेंट सेल्स आपको स्टेबल टिश्यूज़ में मिलते हैं। नॉर्मली ये मिनिमली रिप्लिकेट होते हैं और दे कैन प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। मैनी सॉलिड ऑर्गन्स इसमें आते हैं सच एज लिवर, किडनी और पैंक्रियास। फिर इसमें परमानेंट टिश्यूज़ टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड जो होते हैं उसे हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। जनरली ये डू नॉट प्रोलिफरेट होते हैं, वेरी लिमिटेड एबिलिटी है इनकी। ये आपके साथ कैन नॉट सिग्निफिकेंटली रीजनरेट। इसमें न्यूरॉन्स, कार्डिक मायोसाइट्स और डैमेज में लीड टू स्कार फॉर्मेशन। तो न्यूरॉन्स और कार्डिक मायोसाइट्स परमानेंट टिश्यूज़ में आते हैं, टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे। फिर स्टेम सेल्स हैं, मेच्योर सेल्स ऑफ मैनी टिश्यू हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। स्टेम सेल्स जो है आपके साथ ये भी लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करते हैं। इसमें सेल्फ रिन्यूअल और एसिमेट्रिक डिवीजन आपके साथ होती है। टू डॉटर सेल्स होंगे, वन बिकम मेच्योर सेल्स और द अदर बिकम स्टेम सेल। फिर स्टेम सेल में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आते हैं विच आर फाउंड इन ब्लास्टोसिस्ट। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे और इट कैन फॉर्म मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। ये दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें एडल्ट स्टेम सेल्स आते हैं विच आर फाउंड इन टिश्यू बेड्स, मोर डिफ्रेंशिएटेड होंगे और ये आपके साथ प्रोड्यूस करेंगे सेल्स फ्रॉम वन टिश्यू, एग्जाम्पल स्किन और एपिथेलियल लाइनिंग। इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर होम्योस्टेसिस और रिप्लेसिंग लॉस्ट सेल्स। फिर स्कार फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ 3 प्रोसेस से आपके साथ स्कार बनेगा। फर्स्ट प्रोसेस एंजियोजेनेसिस होता है जिसमें न्यू ब्लड वेसल की ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और वो आपके साथ माइग्रेट हो जाते हैं टू द इंजरी साइट, वहाँ पे प्रोलिफरेट हो जाते हैं और वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बना लेते हैं। फिर स्कार की मेचुरेशन होती है। इसमें चेंजेस टू स्कार कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, जो स्कार की कंपोजिशन या स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और ये आपके साथ एक स्टेबल स्ट्रॉन्गर स्कार टिश्यू बना देता है। ग्रोथ फैक्टर्स, इसमें स्कार फॉर्मेशन में डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ होते हैं सच एज FGF, TGF बीटा, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये इसके इसी तरह नाम है। फिर इसमें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, PDGF, मेटेलोप्रोटीनेज और EGF। तो ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपके साथ स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसमें FGF, TGF, VEGF, PDGF, मेटेलोप्रोटीनेज और EGF ये सारे आते हैं। मोस्ट ट्रिगर कीमोटैक्सिस, एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस। तो ये आपके साथ कीमोटैक्सिस, एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस को
ट्रिगर करते हैं। फिर एंजियोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस इन हीलिंग या स्कार फॉर्मेशन में जो न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें न्यू वेसल्स की ग्रोथ आपको नज़र आएगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वेसल्स। यूजुअली न्यू वेसल्स जो है आपके साथ वेन्यूल्स से बनते हैं, और इसमें जो की ग्रोथ फैक्टर है उसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर VEGF और FGF ये दोनों आएंगे। VEGF क्या होता है? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये है सिग्नल प्रोटीन की फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, VEGF A B C और D। तो ये इसके डिफरेंट सेवरल फॉर्म्स हैं। जो A है वो आपके साथ एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीटेड बाय ट्यूमर्स विच कॉजेज वेस्कुलर ग्रोथ। इसमें हम VEGF के इनहिबिटर्स भी होते हैं जो हम कैंसर और रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। कैंसर में हम जो है बीवा की जुमाब देते हैं, और रेनिबिजुमाब जो है वो हम रेटिनोपैथी में देते हैं। तो ये बीवेसिजुमाब जो है और रेनिबिजुमाब ये दोनों आपके साथ VEGF के इनहिबिटर्स हैं, एक कैंसर में दूसरा रेटिनोपैथी में। फिर है FGF जिसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। इसके सेवरल सोर्सेज है जिसमें मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, इनसे ये आपके साथ बनता है, और ये आपके साथ फाइब्रोब्लास्ट को अट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्टिक है तो उसकी वजह से एंजियोजेनेसिस स्टिमुलेट होगा। ये आपके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। फाइब्रोब्लास्ट आपके साथ इंजरी साइट टूवर्ड्स द इंजरी साइट ये माइग्रेट होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन सिंथेसाइज्ड या सिक्रीटेड आपको मिलेगा। इनिशियली ये आपके साथ टाइप 3 कोलेजन को सिक्रीट करेंगे और फाइब्रोनेक्टिन को। लेटर कोलेजन टाइप 3 ब्रोकन डाउन हो जाता है विच इज़ फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ टाइप 1 कोलेजन। की ग्रोथ फैक्टर्स जो इसमें हैं वो है TGF बीटा और PDGF। तो ये इसमें की ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये आपने याद करने होंगे। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर में फाइब्रोब्लास्ट आपके साथ इंजरी साइट में माइग्रेट होते हैं, ये बात याद रखनी है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन की सिंथेसिस या सिक्रीशन होगी। इनिशियली टाइप 3 कोलेजन सिक्रीट करेगा और फाइब्रोनेक्टिन, और फिर ये कोलेजन जो है ब्रोकन हो जाता है और इट इज़ फॉलोड बाय इसकी फिर सिक्रीशन हो जाती है ऑफ टाइप 1 कोलेजन ऑकर्स फॉलोड बाय सिक्रीशन। फिर उसके बाद पहले टाइप 3 कोलेजन ब्रोकन डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद सिक्रीशन ऑफ टाइप 1 कोलेजन ऑकर होगी। ग्रोथ फैक्टर्स TGF बीटा और PDGF आते हैं। विटामिन C जो है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड आता है विच इज़ फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपके साथ इट इज़ नेसेसरी फॉर कोलेजन सिंथेसिस। पुअर वाउंड हीलिंग इन डिफिशिएंसी स्टेट आपको इसमें मिलेगी। TGF बीटा जो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है। इट इज़ रिलीज्ड बाय मैनी सेल टाइप्स। प्लेटलेट इसको रिलीज़ करते हैं, T सेल्स, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स। जो डिफरेंट सेल टाइप्स है वो आपके साथ TGF बीटा को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके साथ हीलिंग या स्कार को प्रमोट करेगा और कोलेजन की प्रोडक्शन को भी ये स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है कोलेजन की ब्रेकडाउन को। इसकी एक प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन या लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, और ये आपके साथ नॉक आउट माइस वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन को ये नॉकआउट कर देता है। वहाँ पे आपके साथ नो TGF बीटा होगी। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं कि मैनी सेल टाइप से प्रोड्यूस होगा, हीलिंग और स्कार को प्रमोट करेगा, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है। PDGF जो है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है। इसका सोर्स आपके साथ प्लेटलेट्स, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स होता है, और ये फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और स्मूथ मसल सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। इसमें आपको ग्रोथ और माइग्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट मिलेगी और कोलेजन की सिंथेसिस मिलेगी। इट इज़ इम्प्लिकेटेड बाय माइलोफाइब्रोसिस और स्क्लेरोडर्मा। इसके साथ इट इज़ इम्प्लिकेटेड बाय माइलोफाइब्रोसिस और स्क्लेरोडर्मा।
तो ये PDGF में जो F है दैट इज़ फॉर फाइब्रोब्लास्ट। फिर है ग्रैनुलेशन टिशू, ये आपके साथ 3 to 5 डेज़ आफ्टर इंजरी बनता है। अर्ली स्टेज में हीलिंग या स्कार फॉर्मेशन के रिज़ल्ट में अर्ली स्टेज में हीलिंग या स्कार फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर ये आपके साथ ना हो तो उससे ग्रैनुलेशन टिशू बनेगा विच इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन और न्यू ब्लड वेसल्स इसमें होंगे। हिस्टोलॉजी में आपके को प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट्स मिलेंगे, स्मॉल न्यू कैपिलरीज फ्रॉम एंजियोजेनेसिस आपको मिलती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिलेगा, सम इन्फ्लेमेटरी सेल्स स्पेशली मैक्रोफेजेस आपको मिलेंगे विच इवेंचुअली बिकम्स अ स्कार। ये आपके साथ एक ग्रैनुलेशन टिशू का एक पिक्चर है। फिर है माइलोफाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं उसे हम मायोफाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ये सिमिलैरिटीज शेयर करता है विद स्मूथ मसल सेल्स। इसमें ये आपके साथ माइलोफाइब्रोब्लास्ट वाउंड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके जो एजेस हैं उनको पुल टुगेदर करेंगे और वाउंड साइज़ को ये श्रिंक करेंगे। ये आपके साथ डेवलप होते हैं अराउंड डे 5 आफ्टर इंजरी और लॉस्ट बाय एपोप्टोसिस एज स्कार मैच्योर। ये आपके साथ लॉस हो जाते हैं, इसमें एपोप्टोसिस होती है और जब स्कार मैच्योर हो जाता है तो ये मायोफाइब्रोब्लास्ट आपके साथ फिर चले जाते हैं। रीमॉडलिंग क्या होती है? जब आप मॉडिफिकेशन करते हो कनेक्टिव टिशू को, कनेक्टिव टिशू की मॉडिफिकेशन करते हो या कोई भी कनेक्टिव टिशू में कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाए उसे हम रिमॉडलिंग कहते हैं। ये आपके साथ ऑकर होता है आफ्टर इनिशियल सिंथेसिस या डिपोजिशन के बाद ये ऑकर होगा। की फीचर्स में आपके साथ टाइप 3 कोलेजन ब्रेकडाउन होगा और क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन आपको नज़र आएगी। जो की एंजाइम्स रिमॉडलिंग में यूज़ होते हैं उसमें मेटालोप्रोटीनेज जिंक से डिराइव होता है और लाइसल ऑक्सीडेज जो कि कॉपर से आता है या कॉपर की मेटाबॉलिज्म से। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स रिमॉडलिंग में यूज़ होते हैं। मेटालोप्रोटीनेज क्या है? जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेटालोप्रोटीनेज के साथ जिंक लिखा है क्योंकि ये जिंक कंटेनिंग है और ये लाइसल ऑक्सीडेज ऐसा एंजाइम है जिसमें कॉपर होता है। ये मेटालोप्रोटीनेज जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ये आपके साथ इम्पॉर्टेंट है फॉर मैचुरेशन फेज़ ऑफ वाउंड हीलिंग। तो वाउंड हीलिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें जो मैचुरेशन फेज़ है उसके लिए ये मेटालोप्रोटीनेज इज़ इम्पॉर्टेंट। ये टाइप 3 कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है कोलेजिनेज एक्टिविटी के थ्रू और अगर एक पेशेंट में जिंक डिफिशेंसी आपको मिलेगी तो उसमें देयर विल बी पुअर वाउंड हीलिंग या वाउंड मैचुरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो ये एक डिफरेंट चार्ट अभी इन्होंने दिया है कि कोलेजन आपके साथ इन डिफरेंट मंथ्स ये पहले आपके साथ इंक्रीज़ होता है फिर ये वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है, ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है। फाइब्रोनेक्टिन भी अराउंड 7 मंथ्स और जो कोलेजिनेज है तो वो आपके साथ वापस नहीं हील होता, कोलेजन 1 आपके साथ ब्रोकन डाउन नहीं होगा। लाइसल ऑक्सीडेज जो है कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम है, क्रॉस लिंक करता है कोलेजन को और अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाए तो पेशेंट में पुअर वाउंड हीलिंग या मैचुरेशन आपको मिलेगी। सर्जिकल वाउंड ये होता है और प्रेशर अल्सर, ये दो डिफरेंट वाउंड्स आपको दिए हैं। फिर है स्किन वाउंड हीलिंग। तो स्किन वाउंड हीलिंग आपके साथ इसमें फ़र्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है जिसमें टिशू सरफेस आपके साथ अप्रॉक्सीमेटेड होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, अप्रॉक्सीमेटेड का मतलब है क्लोज टुगेदर। तो टिशू सरफेस एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं। कॉमन मेथड ऑफ हीलिंग फॉर सर्जिकल इंसिजन, तो ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया है जो सर्जिकल वाउंड है इसके जो सरफेसेस है उनको अप्रॉक्सीमेट किया है और इट इज़ कॉमन मेथड ऑफ हीलिंग फॉर सर्जिकल साइट। सुचर, स्टेपल्स, स्किन ग्लू और टेप, ये चीज़ें आप इसके लिए यूज़ करते हो और इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लॉस। मेन मैकेनिज़्म ऑफ हीलिंग इसमें क्या होती है कि एपिथेलियम की रीजनरेशन आपको मिलेगी, मिनिमल स्कार इसमें बनता है और मिनिमल वाउंड कॉन्ट्रैक्शन आपको इसमें नज़र आएगी।
जो सेकंड इंटेंशन होता है उसमें लार्ज वाउंड होता है जो आपके साथ अप्रॉक्सीमेट नहीं हो सकता। क्लासिक एग्जांपल इसका क्या है, प्रेशर अल्सर, और इसमें सिग्निफिकेंट स्कार बनेगा। तो दिस इज़ फर्स्ट प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग एंड दिस इज़ सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग। सेकेंडरी में आपको सिग्निफिकेंट स्कार मिलेगा। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन क्या होगी, इंजरी साइट में टिश्यू लॉस हो जाता है या ब्लड लॉस हो जाता है, तो विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और होम्योस्टेसिस होगी, वहाँ पे एक क्लॉट बनेगा ड्यू टू प्लेटलेट्स, और न्यूट्रोफिल वहाँ पे इन्वेट करेंगे और वो आपके साथ इंक्रीज वेस्कुलर वाया द इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी न्यूट्रोफिल की इन्वेजन होगी। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन में ये आपको फर्स्ट 24 आवर्स की बात कर रहे थे। अभी 3 to 7 डेज़ में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल इज़ रिप्लेस्ड बाय मैक्रोफेज, वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स एंजियोजेनेसिस हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होगी, टाइप 3 कोलेजन आपको मिलेगा और वाउंड कॉन्ट्रैक्शन वाया मायोफाइब्रोब्लास्ट आपको इसमें मिलेंगे। फिर आफ्टर वीक्स, ये तो अभी 3 to 7 डेज़ की बात है, तो वीक्स के बाद क्या होगा, उसमें रिमॉडलिंग आपको मिलेगी, टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है और दिस इज़ डन बाय लाइसिल ऑक्सीडेज। तो ये इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट 3 डेज़ में फर्स्ट 5 to ये इन्होंने 6 लिखा है, लेकिन आप याद रखो 1 to 3 डेज़ में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 3 to 5 डेज़ में आपके साथ मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और फाइब्रोब्लास्ट, इन्होंने कहा है कि फाइब्रोब्लास्ट आप भी आपके साथ 3 to 7 डेज़ में आते हैं, ठीक है। फिर है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, तो इस पे मोर इन्फ्लेमेशन आपको मिलेगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू भी मोर मिलेगा, मोर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन भी आपको मिलती है और मोर स्कार टिश्यूज़ भी आपको इसमें मिलेंगे। लॉन्ग टर्म आउटकम्स इसके क्या होंगे, लॉन्ग टर्म आउटकम्स में आपको स्कार रिमॉडलिंग में कंटिन्यू फॉर 6 to 12 months, इवेंचुअली अ मैच्योर स्कार विल फॉर्म, ए वेस्कुलर या ए सेलुलर हो जाता है वो जगह, वो एरिया ए वेस्कुलर और ए सेलुलर हो जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे एक मैच्योर स्कार बनता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपके साथ ग्रो होती है लॉन्ग टर्म आउटकम में। टाइप 1 कोलेजन कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेजन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है आफ्टर अ फ्यू वीक्स और कोलेजन क्रॉस लिंकिंग परसिस्ट होगी फॉर लॉन्ग आफ्टर। स्कार आपके साथ स्ट्रॉन्गर होता है विद टाइम और टेंसाइल स्ट्रेंथ नेवर इक्वल दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। अभी आपने जानना है कि व्हाट इज़ कीलॉइड, व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कीलॉइड इज़ अ रेस्ड स्कार, ये आपको जो नज़र आ रहा है जो बाहर आया हुआ है, रेज्ड हुआ है फ्रॉम इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल एनाटमी से, ये आपको एक रेज स्कार मिलता है, इसे हम कीलॉइड कहते हैं। ये मोस्टली ब्लैक पीपल में आपको मिलता है, ये आपने याद रखना है। एक्सटेंड बियॉन्ड बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल वाउंड, जो ओरिजिनल वाउंड है उसके बॉर्डर से ये बाहर आ जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव हीलिंग या स्कार, इसमें मोर फाइब्रोब्लास्ट, मोर ग्रोथ फैक्टर्स, मोर कोलेजन आपको मिलेगा। 15 टाइम्स मोर कॉमन विद डार्क स्किन, दैट्स वाई मैंने आपको कहा ये आपको ब्लैक पीपल में मिलेगा, अफ्रीकन अमेरिकन, स्पेनिश, एशियंस में। कीलॉइड जो है इसमें टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन दोनों होते हैं, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात है कि डिसऑर्गेनाइज्ड कोलेजन आपको इसमें मिलेगा विच कॉन्ट्रास्ट विद नॉर्मल स्किन, कोलेजन पैरेलल टू एपिथेलियम आपको इसमें मिलता है, मोर कॉमन इन सर्टन लोकेशन, कॉमन इन ईयर लोब, डेल्टॉयड, अपर बैक, इनमें आपको कॉमन ये मिलता है। इट इज़ रेयर ऑन आईलिड्स, पाम्स, सोल्स, हाई रिकरेंस रेट है इफ़ इट इज़ सर्जिकली रिमूव्ड, और ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है और 5 फ्लोरोयूरेसिल की इंजेक्शंस देनी है। तो टाइप 1 टाइप 3 कोलेजन डिसऑर्गेनाइज्ड कोलेजन, ये आपको एयर लोब, डेल्टॉयड, अपर बैक, आईलिड्स, पाम, सोल्स में मिल सकता है, हाई रिकरेंस रेट है सर्जिकल रिमूवल के बाद, और ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड और 5 FU इंजेक्शंस देने हैं।
फिर है हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ हाइपरट्रॉफिक स्कार। इसमें एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन होती है और ये आपके साथ डेवलप होता है अबाउट 4 वीक्स आफ्टर इंजरी। ये इसमें जो वाउंड होता है इट रिमेन्स विद इन द वाउंड बॉर्डर्स। तो ये मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है। यहाँ पे किलॉइड में एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉर्डर है, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे इट रिमेन्स विद इन द वाउंड बॉर्डर्स, दिस इज़ अ हाइपरट्रॉफिक स्कार। इसमें आपको टाइप 3 कोलेजन मिलता है, पैरेलल फाइबर्स मिलेंगे। इट इज़ कॉमन इन ऑल डेमोग्राफिक्स, में ऑकर एनीवेयर और ऑफन रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली। वाउंड इन्फेक्शन जो है ये आपके साथ डिसरप्ट करता है हीलिंग प्रोसेस को, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन फेस को प्रोलॉन्ग करेगा, इन्फ्लेमेशन फेस को। वाउंड इन्फेक्शन, अगर वाउंड में इन्फेक्शन हो जाए तो हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन फेस को बढ़ा सकता है, प्रोलॉन्ग करवा सकता है। वहाँ पे पस आ सकता है, बैक्टीरिया प्लस डेड न्यूट्रोफिल्स आ सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज कंटिन्यूज़, तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आपके साथ उनके रिलीज़ जो है वो बार बार कंटिन्यू रहेगी और पुअर फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स इसमें आपको नज़र आएगी। वाउंड इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय स्टेफोरियस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, सूडोमोनास, रेबीज़ वायरस और वाइब्रोवेलनीफिकस। ठीक है, वाइब्रोवेलनीफिकस। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपके साथ वाउंड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो टेटनाई है वैक्सीनेशन आफ्टर इंजरी, सूडोमोनास बर्न्स में वाउंड इन्फेक्शन करता है, रेबीज़ जो है वो आपके साथ वैक्सीनेशन आफ्टर एनिमल बाइट्स, और वाइब्रो वेलनीफिकस जो है कंटिमिनेटेड वाटर से ये वाउंड इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 5. Thanks for watching. Please do subscribe to this channel. I'm making these videos for you people, so please do give me your support. Thanks for watching and see you in the next video.